I said good morning. Okay, sounds better now. Did you all receive that notes, printed notes? नहीं मिला है? Come here. सबको एक एक बांट दो, एक्स्ट्रा वाला इधर दे दो वापस. I would like to tell you 2-3 things. Number one, your OC syllabus is tentatively get over by July. Because if you can see this on screen itself, आपका OCM का जो syllabus है, that is only 8 chapters. Okay? 8 चैप्टर है सिर्फ. ऑफ कोर्स 8 चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बट उसको सिखाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. इट्स अ थियरी सब्जेक्ट. एंड अगर हमारे हफ्ते में 2-2 लेक्चर्स हो रहे हैं इस तरह से, तो आई बिलीव कि जुलाई तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. शायद उसके पहले भी ख़त्म हो जाए. राइट. सो उसके बाद का जितना भी टाइम होगा, यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, रिविजन, पेपर प्रैक्टिस एंड ऑल सच थिंग्स. सेकेंड थिंग, आपके माइंड का फाइन ट्यूनिंग करके लेना. अभी आप लोग 11th में नहीं हो, 12th में हो. आई बिलीव 11th का एग्ज़ाम आप लोगों ने अभी अभी दिया होगा, पास होने के वादे होंगे किसी के शायद से, लेकिन आई बिलीव कि कॉलेज ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, आपको 11th में रिटेन करके आपको धकेली देगा 12th में. सो दिस इज 12th स्टैंडर्ड. डे 1 से आपका फोकस अलग लेवल पे होना चाहिए. मेरे को ये सब स्टोरी आपको बताने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए दैट हाउ मच सीरियस यू शुड बी फॉर योर 12th प्रिपरेशन. ऑलवेज मैं कहता हूँ, जितने पहले दिन से आप स्टार्ट लेके रखोगे उतना काम आएगा. एंड में बुखार आएगा, फिर प्रिपरेशन करने को जाओगे, देन देयर आर टू मेनी सब्जेक्ट्स, टू मेनी चैप्टर्स, इट बिकम्स डिफिकल्ट एट द एंड टू प्रिपेयर. सो जैसे जैसे एक एक चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग चैप्टर वाइज. अनदर थिंग, ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हो आपके सामने, दिस चैप्टर में अगर आपको आपका 11th स्टैंडर्ड अगर गलती से थोड़ा बहुत याद है, इन दैट केस आपका जो लास्ट चैप्टर था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. तो 11th स्टैंडर्ड जहां पे खत्म हुआ है, वहीं से आपका 12th वो लोगों ने शुरू किया है. दैट इज द फर्स्ट 2 चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. बहुत से कम लोगों को ये चीज़ मालूम है, या तो मैंने जो 11th स्टैंडर्ड में बोला था कुछ लोगों को याद नहीं होता है. मैंने बोला था ये जो आपका 2017-18 में जब सिलेबस आपका रिवाइज हुआ था, उस वक्त ये सारे चैप्टर आपके TY-BCom में हुआ करते थे. मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं था 11th-12th में. ये TY-BCom के चैप्टर थे जो लोगों ने सिलेबस रिवाइज करके 11th में और 12th में कुछ चैप्टर डाल दिए, और इसके लिए सब्जेक्ट का नाम भी चेंज हुआ. Otherwise, till that time, the subject name was only OC, that is Organization of Commerce हुआ करता था. उसके बाद मैनेजमेंट के चैप्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद नेम चेंज टू Organization of Commerce and Management. So you have to understand these are important concepts of TY-BCom which you have a privilege to study at the level of 12th standard. So this 2 chapter. उसके बाद का जो चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ये शार्क टैंक इंडिया वगैरह जो आप अगर वेब सीरीज़ वगैरह अगर आप देखते हो, जो प्रोग्राम वगैरह आता है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो या इसको फॉलो करते हो, अगर आपके अंदर ऐसा कोई भूख है कि मेरे को भी मेरा खुद का स्टार्टअप वगैरह होना चाहिए, देन दिस चैप्टर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप किस तरह से शुरू होता है, स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह. व्हाट अपने वो होता रहता है. सो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. द 4th वन इज द बिजनेस सर्विसेज. नाउ इफ यू टेक दिस इनटू द अकाउंट, आउट ऑफ ऑल दीज 8 चैप्टर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई चैप्टर है ये 8 में, दैट इज बिजनेस सर्विसेज. इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको एक ही लाइन में समझा देता हूं. आपका टोटल रिटन पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है? 80 मार्क. 80 में से 20 मार्क के क्वेश्चन ये एक चैप्टर लेके जाएगा. दैट इज विदाउट ऑप्शन बोल रहा हूं मैं.
विदाउट ऑप्शन, मतलब 20 मार्क के तो कंपलसरी आंसर आपको लिखने ही पड़ेंगे इसके, मतलब 25% ऑफ योर पेपर इज डेडिकेटेड टू दिस वन चैप्टर। अगेन 11th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर था, मैंने आपको बोला था इट इज नॉट वन चैप्टर, इट इज अ बंडल ऑफ 5 चैप्टर, इफ यू ऑल रिमेंबर। विच वॉज दैट चैप्टर? ईश्वर। वाह 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 वाह, ग्रेट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 5 चैप्टर थे, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट इन द फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद आया सबको? हाँ या हाँ? ऐसा ही ये चैप्टर है बिजनेस सर्विस। दिस इज नॉट वन चैप्टर, दिस इज बंडल ऑफ 5 चैप्टर्स, और इसमें 5 बिजनेस सर्विसेज के बारे में बात किया है। कौन से 5 सर्विसेज के बारे में बात किया है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस एंड कम्युनिकेशन। I repeat, banking, insurance, transportation, warehousing and communication. Now if many of you are from ICSE and if you have taken this subject called as commercial studies in 9th and 10th, then these are all repetitive chapters which you all have studied in your ICS in 9th and 10th, banking and insurance and all. Of course uska thoda upper version hai, thoda और in depth detail hoga, but the concept remains the same. So it is that important chapter, business services. Then comes the emerging modes of business. आज के डेट में इन दिस 21st सेंचुरी और नए नए कौन से बिजनेस प्रपोजिशन खड़े हो चुके हैं आज की डेट में, अगर आप लोगों को पता होगा तो आउटसोर्सिंग का बिजनेस बहुत चल रहा है। आई डोंट नो हाउ मच यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। ऑफ कोर्स व्हेन आई विल टीच दैट चैप्टर आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल्स सो यू विल अंडरस्टैंड। तो ये इमर्जिंग मोड है, B2B, B2C वगैरह अगर आप सुनते होंगे, ये सब नए नए बिजनेस के तरीके हैं आज की डेट में। सो ऑल सच थिंग्स वी विल स्टडी इन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। Then comes the social responsibility of the business. Even this chapter was there in your commercial studies. I don't know how many of you will remember this, but ये chapter आप लोगों को आधे से ज़्यादा omit कराया हुआ था उस वक्त। But this is another important chapter. इसमें भी बहुत सारे important questions आपके लिए होंगे। So this is for any businessman, rather I could say, is the most important chapter to do a business. Then comes my favorite टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। या एंड उसके बाद आता है चैप्टर मार्केटिंग। 8 चैप्टर है। बिजनेस सर्विस के बाद सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इज मार्केटिंग। बिजनेस सर्विस का 20 मार्क का वेटेज है, तो ये चैप्टर का 15 मार्क का वेटेज है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड 20 + 15 35 मार्क्स आउट ऑफ 80, मतलब नियरली 50% ऑफ योर पेपर इज कमिंग फ्रॉम दिस 2 चैप्टर्स। आपको अगर आपका 11th स्टैंडर्ड का पेपर पैटर्न याद है किसी को? कुछ याद नहीं है किसी को। अभी हम लोग 11th का पेपर लिख के आए होंगे, तो उसमें ओसी का पेपर पैटर्न किसी को याद नहीं है, मुबारक हो। एनीवेज उसमें क्वेश्चन होता था, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग करके, उसमें आता था A और B, दो में से कोई भी एक अटेम्प्ट करो, 8 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन। एंड वो 8 मार्क के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये 2 चैप्टर में से ही आएगा। इट इज गिवन, इट इज सर्टन, इसी 2 में से आएगा, क्योंकि 20 इसमें 15 इसमें, बाकी आपको 6 चैप्टर बचा। तो अगर 6 चैप्टर का डिवीजन भी करोगे आप, विच इज फॉर नेक्स्ट 45 मार्क्स, तो 7-7 मार्क के चैप्टर होंगे ज्यादा करके, बस एवरेज अगर आप निकालोगे तो 8 मार्क का तो क्वेश्चन उसमें से आ ही नहीं सकता लॉजिकली भी। सो ऑल अदर चैप्टर्स हैव अ वेटेज ऑफ हार्डली 7 मार्क्स और 5 मार्क्स ओनली। समझ में आया? यस और यस? यस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज द पेपर पैटर्न विच आई वाज टॉकिंग टू यू। आपका जो 35 मार्क का आपका ये 2 चैप्टर है और 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, 20 मार्क्स। सो और अगर थोड़ा लॉजिक अप्लाई करोगे, अगर ये 2 चैप्टर अगर एकदम मजबूत से करके गए और पूरे बुक में जितने ऑब्जेक्टिव है पूरा रट्टोफाई करके गए,
तो 35 प्लस 20 55 मार्क तो आपके ऐसे सिक्योर हो गए। समझ में आ रहा है? इट इज गिवन। सो दिस इज योर पेपर पैटर्न। आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा उसमें 4 सेक्शन आएंगे, ए बी सी डी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ए लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी दिस, दैट इज MCQ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस, राइट। 5 दिए होंगे आपको, सिंपल सिंपल होता है, 5 MCQ। फिर जो है ना वो गड़बड़ वाला है, दैट इज इफ यू कैन सी दिस BCDEFGHIJ। अगर आप टोटल नंबरिंग में काउंट करोगे तो 1 to 10 होता है ये। अब बोर्ड ने खाली एक ही ट्विस्ट डाला है कि ये 10 में से कोई भी 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे आपको। आर यू गेटिंग मी? सो आपको सब प्रिपेयर करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली इसके लिए। क्लियर? लेकिन एक चीज का मैं आपको और अश्योरेंस देता हूं कि आपके गवर्नमेंट की जो टेक्स्ट बुक होगी OC की, उसमें एक्सरसाइजेस जो पीछे दिए होते हैं उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, मतलब आएगा उसी में से, ये सर्टन है। बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि वो लोग गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ पूछ नहीं सकते, दे कैन नॉट इवन ट्विस्ट एंड टर्न ऑल्सो। सो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मार के आपको आएगा वो। लेकिन ये ABCDEFGHIJ जितना है सब करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? सिंपल है ये, राइट। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। एकदम बेसिक है, एक वर्ड दिया है उसको एक्सप्लेन करने का, उसका 2 मार्क है। वो भी 6 पूछेंगे, 6 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, 2 मार्क्स ईच, 8 मार्क वो हो गया आपका। Then comes fixed question which is there every year, that is distinguish between। distinguish between में भी आपको वापस से 4 distinguish दिए हैं, 4 में से you have to attempt only 3-4 marks each। अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होते हैं सर डिस्टिंग्विश में कितना पॉइंट लिखने का, कैसे लिखने का, वगैरह वगैरह वगैरह। फॉर दैट इन द ड्यू कोर्स ऑफ द लेक्चर्स आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग दैट टू यू, दैट हाउ यू शुड बी राइटिंग योर डिस्टिंग्विश इन बिटवीन। देन कम्स आंसर इन ब्रीफ। अगर आप ये 3 क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, दैट इज आंसर इन ब्रीफ, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग, ये सब सेम है, खाली स्टिकर अलग अलग लगाया है। एक है जो 4 मार्क के लिए पूछा है, दूसरा 5 मार्क के लिए पूछा है और तीसरा 8 मार्क के लिए पूछा है। ये सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, बराबर। एंड देन कम्स जो आपको कहानी में ट्विस्ट लेके आने वाला है या जहां पे सबको डर लगने वाला है, वो ये वाला आपका सेक्शन है, दैट इज जस्टिफाई द फॉलोइंग। जस्टिफाई कैसे करने का हमको नहीं आता है, हम खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाते, आंसर को तो क्या ही जस्टिफाई करेंगे हम लोग। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम फॉर यू, बट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एंड आई कैन गारंटी यू, मैं प्राउडली बोलता हूं ये चीज, पूरे बंबई में, इन द एंटायर मुंबई, आई एम द ओनली टीचर हु इज टीचिंग दिस क्वेश्चन हाउ टू राइट। None of the college professor, none of the coaching class is explaining this, how to write the justify the following statement. सिखाते ही नहीं है कोई भी। I am the only teacher who is going to teach you this, because I have written n number of justifications for this. I have written my book, मैंने आपको बोला था, आई एम दी ऑथर विथ नवनीत पब्लिकेशन। मार्केट में आप जाओगे, नीचे कोई भी बुक स्टोर में चले जाओ जहाँ पे 12th की एग्जाम बुक्स मिलती है, नवनीत का 21 करके बुक मिलेगा आपको, एंड डाइजेस्ट मिलेगा, नवनीत का डाइजेस्ट, OC का, NSP का, एंड उसमें 21 सेट करके आता है। 21 अभी नहीं आता, 21 विल कम इन द मार्केट इन द मंथ ऑफ अगस्त और अक्टूबर, इन बिटवीन, समवेयर बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर के बीच में। और एक बुक आएगा 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस का सेट आएगा पूरा, 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आते हैं उसमें। दोज आर रिटन बाय मी, आई एम द ऑथर ऑफ दैट। सो ये क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको सिखा पाएगा, राइट। सो दिस आर द थिंग्स, ये आपके सामने जो मैं बोल रहा था, जस्टिफिकेशन दिया आपको। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिजनेस सर्विस, कितने मार्क का है भाई? 20 मार्क का है।
आउट ऑफ 80 20 मार्क का ये चैप्टर. यू कैन सी मार्केटिंग फॉर 15 मार्क्स. बाकी सब आप देख सकते हो. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक जा रहा है 12 मार्क के लिए, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. रेस्ट ऑल यू कैन सी 7 मार्क्स और 5 मार्क्स. क्लियर है? यस. So please pay attention now. I'm going to start with the most important chapter of the entire syllabus, business services. कितने services का नाम लिया था मैंने आपको? कौन से थे? Clear है? Yes or yes? I want to start with my most favorite topic of insurance. इंश्योरेंस वर्ड हम सब लोगों ने सुना है कि सुना है? हाँ या हाँ? यस. क्या होता है इंश्योरेंस का मतलब? आपका लेमन का लैंग्वेज में मेरे को समझाओ. व्हाट इज इंश्योरेंस? यू कैन प्लीज समबडी आस्क दैट पर्सन टू दैट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एसी. बाहर जाके उसको बुलाओ, उसको बोलो एसी का टेम्परेचर. 1 मिनट रुक, इधर ये रिमोट है क्या इसका? लेट मी चेक. अच्छा इधर क्या है? तो उसी को बुलाओ. आप लोगों को ठंड नहीं लग रहा? ईश्वर, मेरे को इधर तक ठंड लग रहा है. आप लोगों को वहां पे बैठ के ठंड नहीं लग रहा है. समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, नॉट विथ यू ऑल. इसका रिमोट है बेटा एसी का? नहीं, आप लोगों को गर्मी होना शुरू हो जाएगा. नहीं, ये तो सीधा मेरे पे आएगा ना. नहीं, एक काम करो, एक 5 मिनट बंद कर देते हैं. जैसे आपको थोड़ा गर्मी जैसा बढ़ने लगे तो फिर चालू कर देना. भाई इसका रिमोट मंगा लो ना. नहीं मंगा लो. नहीं है, मैं समझ गया. निश्चित सर को बोलो इसको 150-200 रुपए का रिमोट आता है, मंगा ले. ईश्वर. So let's understand what is insurance. कोई बोल सकता है आप में से इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे? एक थोड़ा मैं समझा, आपका कॉन्सेप्ट समझा, उसको थोड़ा और डिटेल में जाने का ट्राई करते हैं. अभी जो आपने एग्जाम्पल कुछ गुड्स का एग्जाम्पल दे रहे थे ना, अभी आप लाइफ का एग्जाम्पल दे रहे थे, राइट? सपोज मैंने मेरा इंश्योरेंस निकाला 2 करोड़ रुपए का, और भगवान ना करे मेरे को कुछ हो गया और मैं आज रात को सिंगल पीस में घर पे नहीं पहुंचा, तो कल सवेरे इंश्योरेंस कंपनी मेरे घर पे 2 करोड़ देगा? हाँ या हाँ? लेकिन मुफ्त में तो नहीं देगा. उसके सामने मेरे को भी तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता होगा, प्रीमियम भरना पड़ता होगा. कितना भरना पड़ता होगा आपके हिसाब से? कल इंश्योरेंस कंपनी 2 करोड़ देने वाला है मेरे घर वालों को, और मेरे से लेगा 400 रुपये आपो ने मैंने चाल से. ऐसा नहीं, 2 करोड़ का एग्जाम्पल लेके चलो ना. 10,000 हर महीने. महीने का 10,000 देना पड़ेगा. ओके, चलो आपके एग्जाम्पल के हिसाब से चलते हैं. महीने का 10,000, तो साल का कितना हुआ? 1,20,000. ठीक है, मैं 3 साल से भर रहा हूं. 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000. कितना हो गया टोटल? 3,60,000 हुआ. एंड चौथे साल विकेट गया, और इंश्योरेंस कंपनी मेरे घर वाले को कितना देगा? ओ चरिया है क्या इंश्योरेंस कंपनी? मेरे से लिया 3 लाख, लेकिन घर वाले को देगा 2 करोड़. इंश्योरेंस कंपनी चल पाएगा क्या? उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? उठेगा कि नहीं उठेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे चलेगा? इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट ही सर्वाइव नहीं करेगा फिर तो. कितना? अरे तुम इन्वेस्ट कर दोगे तो कहां करोगे? सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहां पे मिलेगा आपको? स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट इज हाईली सब्जेक्ट टू रिस्क.
प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, आता है। तो वो तो रिस्क वाला हुआ। अच्छा, उसमें अगर चलो रिस्क नहीं भी हुआ, अगर ठीक ठाक चल रहा है मार्केट, तो भी कितना कर लेगा उसमें वो लोग? 3 लाख मेरा इन्वेस्ट किया रहेगा वो लोगों ने, तो 3 लाख का कितना हो जाएगा? मैंने तो 3 ही साल भरा है। अच्छा, वो भी टुकड़े टुकड़े में भरा है, इंस्टॉलमेंट में भरा है, तो कितना हुआ रहेगा भाई? इंश्योरेंस कंपनी ने कमा कमा के 3 लाख का 10 लाख किया रहेगा। चलो 3 साल में 3 का 10 हो गया, 3 गुना पकड़ के चलता हूं। वो भी बहुत अलग लेवल का कैलकुलेशन है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर एजम्पशन करके मान के चलते कि मेरे 3 लाख का इंश्योरेंस कंपनी ने 10 लाख बना दिया, फिर भी मेरे घर वाले को तो 2 करोड़ दे रहा है वो। मेरे को बताओ, इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा सर्टन चीज क्या है? डेथ इज सर्टन, ओनली टाइम ऑफ डेथ इज अनसर्टन। सब लोग रिटर्न टिकट लेके आया है, डेट लिखने का बाकी है। टिकट सबके पास है, तो कैसे करेगा? सी, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। 12th में आप लोग मैथ्स में हो या एसपी में हो, मेरे को नहीं पता है सब लोग के बारे में, लेकिन मैथ्स अगर पढ़ोगे आपको कंपलसरी FY बीकॉम में मैथ्स आएगा। अभी आपने एसपी भी लिया होगा ना, तो FY बीकॉम में मैथ्स कंपलसरी है, और उसमें एक 50 मार्क का कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। डेटा वगैरह आएगा, पूरे इंडिया का ना एक डेटा कलेक्ट किया जाता है कि भारत में कितने लोगों का जन्म होता है, कितने लोगों का मरण होता है एक दिन में या तो एक साल में। हाउ मेनी पीपल डाई एट यंग एज, हाउ मेनी ऑफ मिडल एज, हाउ मेनी एट द ओल्ड एज, हाउ मेनी डाई नेचुरल डेथ, हाउ मेनी डाई थ्रू इलनेस, हाउ मेनी डाई थ्रू एक्सीडेंट, मेल कितने, फीमेल कितने, ये सब पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। उसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करता है। सो इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए कभी लॉस नहीं करता है। एक कोर्स है एक्चुरियल साइंस करके, सुना है? एक्चुरियल साइंस इज द पर्सन, actuarial scientist is the person who does all such calculation for insurance companies. Not necessary, commerce के स्टूडेंट कर सकते हैं, but math is compulsory and math में 85% in 10th standard is compulsory। 10th में maths होना चाहिए आपको 85% के साथ, then only they give actuarial science। तो ये सब कैलकुलेशन होता है, इसको इंश्योरेंस बोलते हैं। आपका अनफोर्सिन इवेंट जो है उसको वो लोग पहले से कवर करके देने की कोशिश करते हैं। मरना सबको है, क्लियर है, कभी मरेगा मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर दाव खेलता है, रिस्क लेता है और उस इवेंट को सिक्योर करने की ट्राई करता है आपके लिए। देखो, हम इवेंट को तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उस इवेंट की वजह से जो आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो मैं कंपनसेट करके दे देगा आपको, प्रॉमिस। दैट इज इंश्योरेंस। मेडिक्लेम का नाम सुना है? मेडिकल इंश्योरेंस सुना है? मेडिकल इंश्योरेंस में मैंने हर साल इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। वो लंबा पॉलिसी नहीं होता, वो एवरी ईयर रिन्यू करना पड़ता है, 1 ईयर का होता है वो। आज मैंने मेरी फैमिली का छोड़ो, मैंने मेरा 10 लाख रुपए का मेडिकल का इंश्योरेंस लिया। मेरे को प्रीमियम भरना पड़ा, से फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज, 30,000 रुपया मेरे से लिया। लेकिन उसमें प्रॉमिस क्या करता है इंश्योरेंस कंपनी कि भगवान ना करे अगर तुम कहीं बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में गए, तो हॉस्पिटल का पूरा खर्चा विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। हॉस्पिटल के पहले का 1 महीने का खर्चा और हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद का 2 महीने का खर्चा इज ऑल्सो कवर्ड इन दैट। अब जरूरी नहीं कि आप अचानक से हॉस्पिटल में जाओ। कई बार कैसा होता है कि आप थोड़े थोड़े बीमार हो, आपको बुखार हो रहा है लेकिन उतर ही नहीं रहा है, 2-4 दिन के बाद फिर से बुखार आ जाता है, डॉक्टर ने बोला ये मेडिकल रिपोर्ट निकालो, वो मेडिकल रिपोर्ट निकालो वगैरह, 1 महीने से आपका दवाई चल रहा है, एडवांस रिपोर्ट वगैरह निकाला, वो सब खर्चा भी
आपके हॉस्पिटल के पहले हुआ है वो भी मेडिकल इंश्योरेंस देगा आपको। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए उसके बाद भी डॉक्टर ने इतना सारा दवाई लिख के दिया आपको, उसका भी कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ेगा आपको, उसके बाद भी कुछ टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे आपको 1 महीने के बाद फॉलोअप के लिए, वो सब खर्चा मेडिकल इंश्योरेंस देता है। मेरे से कितना लिया? 30,000। मेरे को कवर कितने का दिया? 10 लाख का। अब अगर मैं बीमार नहीं पड़ा, मेरे को प्रॉब्लम वहां पे है ना, मैं अगर बीमार नहीं पड़ा, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा, आप लोग इस सिचुएशन में आपको देखो, आपने ऐसा 30,000 भरा और कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई हॉस्पिटल नहीं गया, तो व्हाट विल बी योर फीलिंग? बुरा किसको किसको लगेगा? ये सब नालायक लोग हैं जिसको बुरा लगेगा। अरे आप बीमार नहीं पड़े, अच्छी बात है, यू आर फिट फाइन एंड हेल्दी, एंड वो जो 30,000 आपका गया ना, आपका 30,000 गया नहीं, 30,000 में आपने 1 साल के लिए कवर पहन के रखा था 10 लाख रुपए का। यू हैव परचेज्ड एन अम्ब्रेला सो दैट अगर कभी बारिश आएगा तो मैं बच पाएगा। अभी बारिश नहीं आया तो आपको बुरा लगेगा कि मैं छाता लेके निकला और बारिश ही नहीं गिरा। अरे कोई नहीं खरीदता है अम्ब्रेला बंगार में भी भाई, तो कौन से दुनिया में जी रहा है? कोई रीसेल वैल्यू नहीं है अम्ब्रेला का। नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने का ट्राई, बात 500 रुपया और 30,000 के डिफरेंस की बात नहीं चल रही है। इट्स द क्वेश्चन इज ऑफ योर माइंडसेट दैट यू आर बाइंग अ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज से? वो भी अनफोर्सिन इवेंट से, जो आपको पता नहीं है कि आपके साथ होगा नहीं होगा, घटना दुर्घटना आपके साथ होगी नहीं होगी, लेकिन आपने आपकी फैमिली को कवर करके रखा। अब मेरे को मालूम है मेरी फैमिली के लिए मैं सब कर सकता हूं, मैं महीने का लाखों रुपया कमाता हूं, मैं लाखों रुपया फैमिली के लिए मैं बचत कर सकता हूं, घर लेगा, गाड़ी लेगा, बंगला लेगा, मेरी दोनों डॉटर को मैं अच्छे से पढ़ाएगा, फॉरेन भेजेगा पढ़ने के लिए, उनका शादी वगैरह करेगा, सब मेरे ड्रीम है। लेकिन ये ड्रीम पूरे कब होंगे नालायक? जब तू जिंदा रहेगा। टुडे सपोज माय एज इज जस्ट 28 or 30 years and I have 2 daughters, hardly some say for example 3 year and 5 year type। तो मेरे को बहुत ख्वाब रहेगा, मेरी 3 साल की लड़की 5 साल की लड़की में ये करेगा वो करेगा फला टीम का सब करेगा। 20 साल में तो ऐसा सब छाप डालेगा पैसा, जब तक मेरी लड़की 20-22 साल की होगी मैं ऐसा ऐसा पैसा छाप देगा तब तक तो। अरे नालायक, अभी 20 सेकंड भी तू जीने वाला है क्या? मालूम है क्या? तो इंश्योरेंस निकालने का, और मेरे को कुछ हो गया, मेरा कमी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी वजह से जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है फैमिली को, वो मैंने कवर करके ले लिया आज के आज। एट द एज ऑफ 25, 27, 30 आई परचेज एन इंश्योरेंस एंड आई सिक्योर्ड माई फैमिलीज फ्यूचर। मैं जिंदा रहेगा, मैं सब कर लेगा। प्रॉब्लम तो वही है कि मैं रहेगा कि नहीं रहेगा। दैट इज इंश्योरेंस। यू आर covering the unforeseen event, covering the risk. That is insurance. I hope you understand this. Yes or yes? Insurance जब आप लेने के लिए जाते हो, there are certain terms which you need to remember. एक होता है insured, क्या बोलते हैं उसको? Insured. Insured मतलब कौन? जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है उसको क्या बोलेगा? इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस कर रहा है, नहीं चिंता मत कर, मैं देगा पैसा, मतलब आई एम इंश्योरर। क्या बोलते हैं उसको? समझा के समझा? एक पैसा देगा, दूसरा उसको प्रॉमिस करेगा। ज्यादा करके प्रॉमिस करने वाला कौन रहेगा? इंश्योरेंस कंपनी। यस और यस? इसको बोलते हैं इंश्योरर। मुफ्त में देगा, तुम सामने कुछ तो देगा,
something in written which insurance company will get from the insured in consideration, yes or yes? तो वो जो आप पैसा दोगे उसको ऐसा नहीं बोल सकते मैंने पैसा दिया, थोड़ा लॉ में थोड़ा वर्ड चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं? यू हैव पेड द प्रीमियम। समझा कि समझा? यस और यस? कमिंग टू दी पॉलिसी। अब ये दोनों के बीच में कैसा वर्बल बात होगा कि लिखा पढ़ी होगा? लिखा पढ़ी एग्रीमेंट जो भी होगा, तो यहाँ पे दोनों के इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हुआ रहेगा वो एक पेपर में लिखा जाएगा। उस पेपर को बोला जाता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिसी डॉक्यूमेंट। हाँ सर। ये इज गुड क्वेश्चन। सबसे पहले अभी ये अगर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में अगर मैं इंश्योरेंस, मैंने ना पूरा इंश्योरेंस को गोट के पिया है, मैंने इंश्योरेंस के कोर्सेज किए हैं फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, मैंने सर्टिफिकेट्स लिए हैं उसके। अगर मैं उतना लंबा चौड़ा तेरे को प्रवचन देगा तो तू फंस जाएगा। एक ही शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी अगर मुझे शुरू भी करना है ना, इफ़ आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई इंश्योरेंस कंपनी, मेरे को पहले 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, तो ही मेरे को लाइसेंस मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करने का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं बैंकरप्ट हुआ, 100 करोड़ गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट पड़ा है, गवर्नमेंट विल टेक केयर, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट के दूसरा रूल है कि जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रीमियम कलेक्ट कर लूंगा, उसके सर्टेन परसेंटेज एवरी ईयर आई हैव टू डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। मतलब 100 करोड़ तो है ही है, हर साल दूसरा 10-20 करोड़ 50 करोड़ और गवर्नमेंट को जा रहा है कंपलसरी। समझ रहा है? तो गवर्नमेंट के पास तेरा ऑलरेडी 2-3 हजार करोड़ पड़ा हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी बंद होने का कोई स्कोप ही नहीं होता उस तरह से। पहले तो शुरू करने के लिए तेरी औकात बनानी पड़ती है तेरे को कि मैं उस औकात का हूं। अगर तू ऑलरेडी 100 करोड़ अगर गवर्नमेंट को डिपॉजिट दे रहा है, मतलब तू बैंकरप्सी से तो कोसों दूर है। समझ में आ रहा है? सो क्लेम, व्हाट डू मीन बाय क्लेम? इफ आई डाई टुमारो, माई वाइफ विल सबमिट ऑल द पेपर्स टू इंश्योरेंस कंपनी कि भाई इसका राम नाम सत्य हो गया है, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है, ये है वो है। तो जब आप पैसा मांगते हो, ये मांगना इज अ चीप वर्ड, तो इंश्योरेंस के लैंग्वेज में उसको नाम दिया है क्लेम। समझा कि समझा? यस और यस? 6th वाला मैं आपको बाद में कराता हूं, इसके लिए थोड़ा अलग से करना पड़ेगा। 7th वन है सब्जेक्ट मैटर। व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर मतलब आप जिस चीज का इंश्योरेंस निकालते हो उस चीज को सब्जेक्ट मैटर बोला जाता है। अगर मैंने मेरा खुद का इंश्योरेंस निकाला, आई एम कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। समझ में आ रहा? गोडाउन में मेरा 10 लाख का गुड्स पड़ा हुआ है, 10 लाख का गुड्स का इंश्योरेंस निकाल रहा हूं, दैट 10 लाख का गुड्स इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। मैंने ये मोबाइल फोन का इंश्योरेंस निकाला, दिस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। समझा कि समझा? यस और यस? So this is the thing. Now comes the most important question. अब आपको मैं एक सिंपल चीज बोल देता हूं। नेक्स्ट ईयर डेट either 14th Feb और 21st Feb। हाईएस्ट चांसेस इज ऑफ 21st February को आपका ओसी का एग्जाम होगा बोर्ड का। 21st February Saturday at 11 o'clock you will get your question paper, and at 11 o'clock when you will see your question paper and when you will go through the entire question paper and when you will come at question number 8,
क्वेश्चन नंबर 8 मैंने अभी आपको बोला आंसर द फॉलोइंग करके होगा, एनी वन आउट ऑफ 2। उसमें जो फर्स्ट वाला होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। दिस इज द मोस्ट महा गारंटेड क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। 8 मार्क का सबसे बड़ा क्वेश्चन एंड गारंटेड सर्टन क्वेश्चन है ये आपका। यही क्वेश्चन आपको आएगा, आई कैन गारंटी यू, यू विल सी माई फेस इन द क्वेश्चन पेपर। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा आप मेरे को याद करोगे पक्का। सो दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। Insurance is a contract between insurer and insured whereby the insurer agrees to compensate the insured against the loss on account of unforeseen future event. This is the important statement which you have to write without making any changes in this statement. Insurance is a contract between the insurer and insured whereby the insurer agrees to compensate the insured against the loss on account of the unforeseen future event. It serves as a means of protection from financial loss. The principle of insurance are as follows. अब ये बिजनेस है ना, अगर आप ध्यान से समझने का ट्राई करोगे इसके कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। हम लोग इंडियन लोग हैं ना, इंडियन छोड़ो ऐसे भी पूरे वर्ल्ड में आप जाओगे ना, ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है ना, वी लीव आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और जब कभी भी अपने को कोई चीज मना किया रहेगा ना, वो अपन पहले करेंगे। ये नियम है अपना ह्यूमन बीइंग का, एंड इसी की वजह से इतना सिविलाइजेशन ग्रोथ हुआ है। रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन भी उसी में से होते हैं। कुछ न कुछ नया करने की अपने अंदर चाह होती है, और इसके लिए जो चीज मना करेगा ना उसमें पहले खुजली होता है। बचपन से आदत है, 3 साल का था, मम्मी ने बोला ए सोफा पर नहीं नाचवानो, अपन पहले नाचेगा सोफे के ऊपर। बोलेगा ये रिमोट को हाथ मत लगा, अपन पहले रिमोट लेगा। जो चीज मना करेंगे वो हम पहले से करते हैं, अपने को आदत है। नाउ जब इंश्योरेंस कंपनी में आप ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाते हो, बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये तो इजी है, ये तो मस्त है, इसमें तो पैसा कमा सकते हैं। और इसी के लिए 2 चीज का आविष्कार हुआ, दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मतलब ये नियम है, इसके आधार पे पूरे दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनी चलेगी। इंश्योरेंस कंपनी में सबसे बड़ा आप लोग क्या करते हो मालूम है? मैंने 2 करोड़ का पॉलिसी लिया, मैं कितना पैसा भर रहा हूं? मैंने आपको बोला 30,000 भर रहा हूं, वो तो मेडिकल के लिए बोला था बरोबर। इसने क्या एग्जाम्पल दिया? 10,000 रुपया हर महीने, 1,20,000 भर रहा हूं। कौन से भरोसे पे भर रहा हूं? 1,20,000 छोटा अमाउंट है कि बड़ा है? बड़ा अमाउंट है। दे रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी को, कौन से भरोसे पे दे रहा हूं कि अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरी फैमिली को 2 करोड़ मिलेगा? हाँ या हाँ? लेकिन मैं देखने को आऊंगा क्या? मैं तो गया, वो खाली मूवी में होता है, मेरी आत्मा भटकेगी, उसको पीछे पीछे भागेगी, उसको रात को डराएगी, उसका चद्दर खींच लेगी, वो सब तो मूवी में होता है। एक्चुअल में ऐसा होने वाला है? मतलब मैंने क्या किया है? फेथ रखा है कि नहीं रखा है उसके ऊपर? हाँ या हाँ? अटमोस्ट गुड फेथ। मेरे पास और कोई एविडेंस ही नहीं है कि तू वो फुलफिल करेगा। कितना भी बड़ा कंपनी रहेगा, कितना भी 100 करोड़ का कंपनी रहेगा, मेरी फैमिली को 2 करोड़ इंपॉर्टेंट है। तेरा 100 करोड़ गया तेल लेने, और मेरे को सिर्फ भरोसा करने का तेरे पे कि तू दे देगा। उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी भी आपके ऊपर कोई चीज का भरोसा कर रहा है। वो क्या भरोसा कर रहा है कि तू 1,20,000 भरेगा कि नहीं भरेगा? ऐसा नहीं, वो तो उनके लिए सिंपल है। जिस दिन तूने नहीं भरा वो लोग बोलेगा डॉक्यूमेंट कैंसिल। तूने 3 साल तक भरा, 4थे साल नहीं भरा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। जो पैसा भरा था वो गया, तो तू तो फंस गया, तेरे को तब भरना ही भरना है।
नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा। वो तो उसको भरोसा है इंश्योरेंस कंपनी को कि तू पैसा तो भर ही देगा। और क्या भरोसा कर रहा है? देयर इज वन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म, जो मैंने यहां पे ये पॉइंट छोड़ दिया था आपके लिए, इफ यू रिमेंबर, प्रपोजल करके लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? यस और यस। जब आप उसका फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें लिखा होता है, आपका सब डिटेल मांगेगा, आपका नाम, एड्रेस, उम्र, हाइट, वेट सब लिखेगा। अभी मेरा उसमें हाइट वेट लिखा है, से फॉर एग्जांपल माय हाइट इज 5.5, 5 फुट 5 इंच, वजन 105 किलो। अब मैं जैसे 105 किलो लिखेगा ना, दो चीज हो सकता है, या तो वो लोग मेरे को प्रीमियम बढ़ा देंगे, या तो बोलेगा सॉरी हम आपको इंश्योरेंस ही नहीं दे सकते। तो इंश्योरेंस एजेंट ना आपको मना करता है, नहीं नहीं आपके बदल लखवाइन जरूरत है, यू राइट 75, इट इज ओके। आपको क्या लग रहा है? ठीक है अभी एजेंट बोल रहा है 75, तो 75 लिख देते हैं। आपको प्रीमियम ज्यादा नहीं भरने का था, आपने आपका वजन गलत लिखा उसके अंदर, एंड सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दे दिया और उसके 1 साल के बाद दैट पर्सन डाई बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी, दैट इज ओवरवेट के हिसाब से उसकी डेथ हो गई, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट में, डेथ सर्टिफिकेट में लिख के आएगा दिस पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ द ओवरवेट, and then your wife goes and asks for the insurance company का claim will be rejected. Why? Because आपने ये प्रिंसिपल तोड़ा। कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या फेथ रखा था इंश्योरेंस कंपनी ने आपके ऊपर कि उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भी बोलोगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे, जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो सही होना था, आपने उसको छुपाया। जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हो उसमें लिखा होता है, जब आप नीचे जाओगे एड्रेस, वेट, ये वो तो सब ठीक है, नीचे आपको और 17 चीज पूछा है, उसमें एक चीज लिखा है डू यू स्मोक। अब मेरे को हर घंटे 5-7 सिगरेट चाहिए फॉर एग्जांपल, दिन का 40-50 सिगरेट ऐसे फूंक देता हूं मैं, पिछले 20 साल से सिगरेट पी रहा हूं इस तरह से, और उसमें लिखा है डू यू स्मोक। आपन राजा हरिश्चंद्र ईमानदार आदमी, ऐसा आपन लिख दिया, उसमें लिखा था यस और नो, मैंने बोला यस, तो जैसे यस पे टिक किया, नीचे और एक लाइन लिखा था इफ योर आंसर इज यस आंसर द फॉलोइंग। नीचे और 10 क्वेश्चन है, कितनी सिगरेट पीते हो, कब से पी रहे हो, सिगरेट पीने से आपको कभी कोई तकलीफ हुई है क्या, आपने आपका लास्ट एक्सरे कभी निकाला था, ये आप कौन से ब्रांड का सिगरेट पीते हो, वगैरह वगैरह, ऐसे 10-15 क्वेश्चन। यस कौन से ब्रांड का सिगरेट पीते हो, ये तक क्वेश्चन है उसके अंदर। ये सब मैं बोला इतना मगजमारी, खाली यस किया तो इतना आंसर और देने का। मैं बोला कट अपनों कट करके नो पे कर दिया, आप सिगरेट नहीं पीता। आगे नीचे और एक क्वेश्चन आया डू यू टेक अल्कोहल। हाँ अपने को रोज ऐसा 2 पटियाला पैक चाहिए रात को, उसके बगैर अपने को रात को नींद नहीं आता है। और नीचे आंसर लिखा था यस और नो, अपन राजा हरिश्चंद्र की औलाद, ऐसा लिख दिया यस। तो नीचे लिखा था इफ योर आंसर इज यस आंसर द फॉलोइंग। नीचे और 10 क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से ब्रांड का पीते हो, कितना दारू पीते हो, आप सिर्फ पार्टी में पीते हो या वीकेंड पे पीते हो या रेगुलर पीते हो, कब से पी रहे हो, कितना पी रहे हो, रोज का कितना पैक लेते हो, कितना ml लेते हो, उसकी वजह से आपको लीवर में कभी कोई तकलीफ हुई है क्या, आपने आपके लास्ट मेडिकल चेकअप कभी करवाए थे, उसके रिपोर्ट्स अगर हैं तो वो भी इसके साथ अटैच करो, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं बोला इतना मगज मारी, आपने क्या बोला नो आई डोंट ड्रिंक। ऐसा सब करके इंश्योरेंस कंपनी को फॉर्म भेज दिया। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसी फॉर्म को सच मानकर आपको इंश्योरेंस दे रहा है। लाइव एग्जाम्पल है एक चीज का, अ पर्सन को पेट में दर्द हुआ, इतना दर्द, आई डोंट नो, भगवान ना करे आपको कभी किसी को ऐसा पेन हो। अपेंडिक्स करके एक बीमारी है, अपेंडिक्स का बीमारी में जो पेट में दर्द होता ना, आपको लगता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, इस हद तक का दर्द होता है।
अब वो इंसान को ऐसा पेन हुआ, उसको नानी नाना दादी दादा सब याद आ गए। तड़प तड़प के ऐसा मर मर के जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचा, एडमिट किया। डॉक्टर ने तुरंत उसका ऑपरेशन किया, उसकी आंखों में पानी आ गया, उसको लगा कि मैं मर ही जाऊंगा अभी तो। एंड जैसे तैसे वो आदमी बच गया। ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का, बच गया। उसने मौत को बहुत नजदीक से देख लिया, ऐसा उसको फीलिंग आया। अब ये भाई साहब ने हॉस्पिटल के अंदर ही इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया। मेरा पॉलिसी निकाल, साला मेरे को कुछ हो गया, मेरे बीवी बच्चे तो सड़क पे आ जाएंगे, मेरे को इंश्योरेंस चाहिए। हॉस्पिटल में बैठे बैठे इंश्योरेंस कर रहा है। उसमें फॉर्म में लिखा है, हैव यू अंडरगॉन एनी सर्जरी। कल शाम को उसका ऑपरेशन हुआ है। और यहां पे क्वेश्चन पूछा, हैव यू अंडरगॉन एनी सर्जरी, यस और नो। और फिर नीचे लिखा है, इफ योर आंसर इज यस, आंसर द फॉलोइंग। किस चीज का सर्जरी हुआ, कहां पे हुआ, किसने किया, डॉक्टर का नाम क्या था, क्यों करना पड़ा, उसके मेडिकल रिपोर्ट अटैच करो। बोला ये सब मगजमारी। क्या बोला? नो। ये लाइव बोल रहा हूं, जो हुआ है एक्चुअल में वो बोल रहा हूं। भाई साहब ने हॉस्पिटल में बैठ के इंश्योरेंस ले रहा और सब में नो नो लिख दिया, आपने को कुछ हुआ नहीं है करके। 3 दिन में उसका इंश्योरेंस पॉलिसी आ गया। बिफोर ही गेट डिस्चार्ज फ्रॉम दी हॉस्पिटल उसका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट भी बन गया। एंड देखो किस्मत कैसा इंसान का बुरा है। उसका जो ऑपरेशन हुआ, ये गूगल पे ये अवेलेबल है, उसका जो ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर फॉरगॉट अ स्मॉल सीजर इन हिज स्टमक। छोटा सा कटर जैसा उसका एक कैंची आता है और डॉक्टर उसके पेट में ही छोड़ दिया था। अब ये भाई साहब को अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसा पेन हो रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, अभी तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया है, सर्जरी किया है, तो उसका दर्द है, लेकिन अंदर वो जो कटर है वो धीरे 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 उसके नब्स को काट रही है। एंड सम विद इन आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, अराउंड इन सम 15 days उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गया पूरा। एंड देन ही डाइड। ऑफ कोर्स उसको जब इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, मर गया, तो ऑब्वियसली उसको वापस से इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, पता चला, डॉक्टर को भी अरेस्ट किया गया, हॉस्पिटल के ऊपर भी केस हो गया, उसकी फैमिली ने कर दिया, बट दैट पर्सन डाइड। नाउ व्हेन दैट पर्सन डाइड, इंश्योरेंस कंपनी के पास ये लोग क्लेम लेके गए। इंश्योरेंस कंपनी को जब डेथ सर्टिफिकेट मिला तो पता चला ये इस तरह से हुआ था, ऑपरेशन किया था और उसमें ऐसा ब्लेड सीजर अंदर रह गया था। तो बोले तुम्हारा हस्बैंड ने तो लिखा है कोई सर्जरी हुआ ही नहीं है उसका, तो ये कैसे हो गया? सो ऑन द बेसिस ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। आप कोई भी चीज झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये इसका नियम है, ये इसका नियम है। आप कोई चीज छुपाना नहीं है आपको। एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज टू इंश्योरेंस कंपनी। इफ यू हाइड एनीथिंग, आपने एक बार भरोसा तोड़ा, सामने वाले को राइट मिल जाता है भरोसा तोड़ने का। उसका आपने उसके ऊपर क्या भरोसा रखा था कि वो आपको क्लेम के पैसे दे देगा? वो नहीं देगा अभी, क्योंकि पहला गलती आपने किया, अब मैं फ्री हो गया गलती करने के लिए। समझ में आ रहा बात? दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। हाँ सर। चलेगा, उसके बाद आप करो, चलेगा। सी, तेरे और मेरे बीच में एग्रीमेंट कभी हो रहा है? आज की डेट में क्या सिचुएशन है मेरे को उतना ही जानना है। फ्यूचर में तेरा दिल टूट गया, तेरा ब्रेकअप हो गया, तू दारू पीने को चालू कर दिया, तू स्मोक करने को चालू हो गया, तू देवदास बन गया, तू कबीर सिंह बन गया, हो सकता है, हो सकता है ना, वो फ्यूचर इवेंट है। मैं आज तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे को आज का सच चाहिए। फ्यूचर तो ऐसे भी किसी को नहीं मालूम है क्या होने वाला है, फ्यूचर ऐसे भी किसी को नहीं मालूम है। मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा?
उसमें यह नहीं लिखा है कि अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप भविष्य में कभी भी सिगरेट नहीं पियोगे, भविष्य में कभी दारू नहीं पी सकते, ऐसे रिस्ट्रिक्ट वाले क्लॉज नहीं है उसमें. यू कैन, दैट्स योर पर्सनल लाइफ. टुडे व्हाइल बाइंग द इंश्योरेंस, व्हाट इज द सिचुएशन, आई जस्ट वांट टू नो दैट. मैं आज रिस्क ले रहा हूं ना इसके लिए, और देयर आर सर्टेन एजम्पशंस होते हैं. आज तेरा उम्र 24 साल का है, 24 साल तक जिस इंसान को स्मोकिंग ड्रिंकिंग का आदत नहीं लगाना, अगेन एक साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन होता है कि उसको आगे आदत नहीं लगेगा. अनलेस एंड अंटिल समथिंग एक्सट्रीमली गोज रॉन्ग इन योर लाइफ, देन ओनली यू विल गेट इनटू दैट मड, अदरवाइज नॉट. जो आदत लगना है ना वो 24 के पहले लग जाता है, स्पेशली दिस काइंड ऑफ हैबिट्स. ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट इधर एग्जाम्पल पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. सॉरी. Suppose a person takes a life insurance policy of rupees 1 crore and dies a year later due to medical problem which he had not disclosed at the time of taking policy. In this case, the insurer can refuse to give the compensation to the family members as the person had not disclosed all the fact. समझा? Second principle, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. व्हाट डू मीन बाय इंश्योरेबल इंटरेस्ट? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है मैं सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस निकाल सकता हूं जिसके ना रहने से मेरे को कोई फाइनेंशियल लॉस है, अदरवाइज मैं उस चीज का इंश्योरेंस नहीं निकाल सकता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये मेरा फोन है, ये गुम जाएगा तो मेरे को नया लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉस है, यस, तो मैं इसका इंश्योरेंस निकाल सकता हूं. मेरा गाड़ी है, गाड़ी चोरी हो गया, नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, मैं गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल सकता हूं. मेरे गोडाउन में 10 लाख का गुड्स है, आग लग गया, गुड्स जल गया, नुकसान होगा, मैं गुड्स का फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी ले सकता हूं. समझे कि समझे? लेकिन उसको बोलते हैं मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. मैं और किसी का इंश्योरेंस नहीं ले सकता, मैं बाजू वाले का इंश्योरेंस नहीं ले सकता. बाजू वाली अच्छी लगती है मेरे को, उसका भी इंश्योरेंस निकालो, ऐसा नहीं हो सकता. मेरा गोवा में ऐसा दरिया किनारे पे मस्त मेरा बंगलो है, मेरे बाजू में और 4 बंगलो है. मेरे को लगा अपन बंगलो इधर दरिया किनारे पे है, कभी फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, साला नुकसान हो जाएगा, अपन अपना बंगलो का इंश्योरेंस निकाल लेते हैं. इंश्योरेंस कंपनी को बोला एक काम करिए, 4 बंगलों का भी दे दे मेरे को, क्योंकि फ्लड आएगा तो ऐसा खाली मेरे गली में थोड़ी आएगा, सब जगह पे आएगा, ये 4 बंगलो भी जाएंगे. हाँ, तो नुकसान हो जाएगा तो मेरे को उसका भी इंश्योरेंस दे दे. ऐसा नहीं चलता है. वो तुम्हारा है क्या? तुमको कुछ फाइनेंशियल लॉस है क्या, वो डूब गया तो तुम उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकता. कल को टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आया, सब चैनल पे, सोशल मीडिया पे, ऑल टीवी चैनल पे न्यूज आ रहा, आतंकवादियों ने दी धमकी, ताजमहल को अगले 4 दिन में उड़ा देंगे. अपन तुरंत इंश्योरेंस कंपनी गए, अपन बोला ताजमहल का इंश्योरेंस मेरे को चाहिए, बोल कितने का चेक बनाऊं. इंश्योरेंस कंपनी मेरे को एक ही सवाल पूछेगा, तुम्हारे पापा का नाम शाहजहां है क्या? तेरे पापा ने बनाया था, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ताजमहल रहे नहीं रहे, तेरे को कोई फाइनेंशियल लॉस है क्या? नहीं है. और तेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकता. समझा कि समझा? यस. थर्ड वन, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं 7, उसमें मेजर एक ही प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इसके आसपास बाकी के 6 घूमते हैं. व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है द मेन पर्पस, मेन एम, मेन मोटिव of insurance company or your insurer or insured is to put you back into the same position where you were before the unforeseen event. उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. तेरा जो भी नुकसान हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, इसके पहले तू जो पोजीशन पे था, आग लग गया, मैं तेरे को फिर से उसी पोजीशन में लाके दे दूंगा. दैट्स माई प्रॉमिस. एग्जाम्पल देता हूं.
3 एग्जाम्पल कनेक्ट करके दे रहा हूं, समझने की ट्राई करना। मेरे गोडाउन में 10 लाख का गुड्स है, मैंने 10 लाख का फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया, 10 लाख का फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया। आग लग गया, 10 में से 5 लाख का गुड्स जल गया, 5 का बच गया। मेरा पॉलिसी कितने का है? 10 लाख का। मैंने क्लेम कितने का मांगना पड़ेगा मेरे को? मैं कितना भी मांग सकता हूं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करके कितना देगा मेरे को? नुकसान कितने का हुआ भाई? 5 लाख। अभी अभी क्या बोला? अनफोर्सिन इवेंट के पहले तेरी क्या औकात थी? 10 लाख की थी। 10 लाख में से 5 बचा है कि नहीं बचा है? तो हम तेरे को ऊपर का 5 देते, वापस तू सेम पोजीशन पे आ गया 10 लाख पे, हाँ या हाँ? तो तेरा जितना नुकसान हुआ है उतना हम दे देंगे तेरे को। समझ में आ रहा? Whatever loss you have occurred, we will pay you for that. Another example, पॉलिसी 10 लाख का है, लेकिन गोडाउन में गुड्स 15 लाख का था उस दिन, जिस दिन आग लगा, और पूरा गुड्स जल गया 15 लाख का। मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का है? मैक्सिमम अमाउंट इज हाउ मच? 10 लाख। तो यू विल गेट 10 लाख, तो 15 लाख नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस है, समझा कि समझा? Yes or yes? And the only problem is that this principle is not applicable to life insurance. Why? Why? बोल बोल, उसको रोको मत, बोलने दो, निकलने दो, निकलने दो, निकलने दो, बोल बोल। क्या उसको रोक दिया? वो क्या बोल रहा था मेरे को समझा ही नहीं। ईश्वर लाइफ इंश्योरेंस को ये प्रिंसिपल इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इज बिकॉज ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी इंसान की औकात कितने रुपए की है वो आप पैसे में तोल नहीं सकते। मैंने जब पॉलिसी लिया तब मेरी औकात 2 करोड़ की थी। उसके बाद शेयर मार्केट में मैंने सब गवा दिया, अभी मेरी औकात 2 लाख की है, और उसी की वजह से हार्ट अटैक आके मैं मर गया। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोलेगा इसका औकात तो 2 लाख का ही था जब मरा तभी, तो 2 करोड़ नहीं, हम तुमको 2 लाख ही देंगे एज पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ऐसा नहीं हो सकता। आप इंसान का वैल्यू पैसे में नहीं तोल सकते। दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर? अभी आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? हाँ सर, हाँ बोला ना भाई। कौन? एग्जैक्ट। डैमेज गुड्स जितना भी होगा वो किसका हो जाएगा? इंश्योरेंस। अभी अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि हम लोग तो खोपड़ी लोग हैं, अपने को जो चीज मना करेगा अपने को पहले खुजली होता है, औसो कसो मेरे को मना क्यों किया। ऊपर वाला क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, दैट इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट बट टू जस्ट मेक योर लॉस गुड। आपका नुकसान हुआ है वो हम भर के देगा, उससे प्रॉफिट करने का आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो जितना नुकसान है वो ले लो, लेकिन अपने को मना किया ना, नुकसान ही देगा, कमाने को नहीं देगा। हाँ असो कसो। देयर वाज अ पर्सन हु परचेज्ड अ कार फ्रॉम द शोरूम से आज गाड़ी परचेस किया, इंश्योरेंस लिया, 20 लाख का गाड़ी लिया, दूसरे दिन उसका गाड़ी लोनावाला की खाई में जाके गिर गया, खत्म हो गया पूरा, गाड़ी का समोसा बन गया। समोसा बन के इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया, इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर ने सब चेक किया, समझ में नहीं आ रहा कि स्टीयरिंग इस तरफ था कि उस तरफ था,
अनरिपेयरेबल कंडीशन में गाड़ी है, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 100% डैमेज, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को वापस 20 लाख का चेक दे दिया। मैंने गाड़ी कितने में खरीदा था? 20 लाख, मेरे को वापस कितना मिला? 20 लाख। लेकिन मैं अंदर से खुश हो रहा है कि अभी ये जो गाड़ी, जो समोसा बचा हुआ है गाड़ी का, उसका एक एक टायर उसको किलो के हिसाब से भंगार में भी बेचेगा तो मेरे को 40-50 हजार रुपया तो मिल जाएगा। एंड आई एम अर्निंग आउट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सेज सॉरी, प्रिंसिपल सब्रोगेशन में जब मैं आपको पूरा पैसा दे देता हूं तो ओनरशिप गेट ट्रांसफर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अभी वो भंगार स्क्रैप जो भी बचा है उसका ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गया? इंश्योरेंस कंपनी। आप उसको हाथ भी लगा सकते नहीं है। सबसे पहले ये जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अदर देन लाइफ इंश्योरेंस इज ऑफ 1 ईयर ओनली। मतलब हर साल तेरे को रिन्यू करना पड़ेगा। तो आज फर्स्ट ईयर तू शोरूम से गाड़ी लेके आया, कितने का लाया? तो अभी तेरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कितने का रहेगा? लेकिन 1 साल पूरा हो गया, अभी 1 साल के बाद तेरे को वापस पॉलिसी निकालना पड़ेगा। तो तू कितने का देगा? तेरे को अभी डेप्रिशिएटेड वैल्यू हो गया उसका अभी, समझा? से फॉर एग्जांपल अभी तेरे को मिलेगा 7.5 लाख का, और वो पूरे साल में कुछ हुआ तो 7.5 लाख मिलेगा। उसके दूसरे साल और डेप्रिशिएटेड वैल्यू, अभी बोलेगा 5 लाख, उसके बाद बोलेगा 2.5 लाख। डेप्रिशिएटेड वैल्यू का ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तेरा। हाँ तो कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। तो एक बार करके देखो, पता चलेगा। ये जो सोच है ना पैसा कमाने का, उसी के लिए ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इसी के लिए पहले प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी दे दिया, दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट टू मेक योर लॉस गुड बट नॉट टू अर्न प्रॉफिट। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। अरे ईश्वर, लिसन, वैभव हैज गिवन अ बेटर इंसिडेंटल एग्जाम्पल। मैंने 1 ही साल का इंश्योरेंस निकाला, आज ही 10 लाख का गाड़ी लिया, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 10 लाख का है, 1 साल का। 360 दिन गाड़ी चलाया, 361st डे को मैंने एक्सीडेंट करवा दिया, तो 10 लाख नहीं मिलेगा। ईश्वर 360 डेज का डेप्रिशिएशन माइनस होगा उसमें से। जिस दिन हुआ उस वक्त की उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। इट इज नॉट योर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। तेरे को नुकसान कितने का, आज ये अगर गाड़ी तू बेचता तो उसका क्या कीमत मिलता, वो कीमत तय की जाएगी। समझ में आ रहा? Yes. So that is principle of subrogation. Then comes principle of contribution. अभी अक्षित जैसे लोग होंगे वो ये भी सोचेंगे, हाँ ऐसा कैसा, मेरे को बुरा लग गया, कमाने को क्यों नहीं दे रहा आपने को। अपन एक ही गाड़ी का 4 इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट निकालेगा अभी 10-10 लाख का, चारों से पैसा लेगा, भले डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे दे, लेकिन कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, चारों से अपन लेगा। That's why there is a principle of contribution, because this also says again that principle of indemnity आपको मना कर रहा है कि आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। कितने का नुकसान हुआ, इतने का नुकसान हुआ, इतना पैसा चारों इंश्योरेंस कंपनी मिलके कंट्रीब्यूट करके तेरे को देगा। बात समझ में आ रहा है? बट किसी भी कंडीशन में अक्षित को पैसा कमाने को देगा नहीं, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मना करता है उसके लिए। समझा कि समझा नहीं? उनका यस सी, हर एक इंश्योरेंस कंपनी को आपने कितना प्रीमियम भरा है या कितने का निकाला उसके प्रोपोर्शनेट में आपको दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेटली। बट आपको जितना नुकसान हुआ है उतना ही मिलेगा। हम लोग चारों इंश्योरेंस कंपनी आपस में कोई भी रेशियो में शेयर कर लेंगे। देयर इज अ सर्वर,
अच्छा, मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा। सबसे पहले इंश्योरेंस का जब आप फॉर्म भरने को जाओगे, इंश्योरेंस का फॉर्म भरने को जाओगे तो उसमें लिखा होगा हैव यू टेकन इंश्योरेंस फ्रॉम एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, पूछा है उसमें, लिखा है यस और नो। आप यस लिखोगे तो नीचे और 10 क्वेश्चन, कौन सा कंपनी से लिया है, कितने का लिया है, उधर कितना प्रीमियम भरा है, कब लिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप बोलेंगे इतना सब डिटेल क्यों डालने का, आप क्या लिखेंगे नो। नो लिखा तो क्या हुआ, ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, तो मैं ऐसे ही क्लेम रिजेक्ट कर देगा। और यस लिखा तो आई गॉट द इंफॉर्मेशन, आई गॉट द इंफॉर्मेशन कि आपने दूसरी कंपनी से भी निकाला है इसका इंश्योरेंस। अरे प्रपोजल फॉर्म में तेरे को डिटेल डालने का है कि नहीं डालने का है? यू हैव टू फिल अप द फॉर्म वाइल बाइंग द इंश्योरेंस। उसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपने किसी और इंश्योरेंस कंपनी से इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या, यस और नो। तो आपको आइदर यस या तो नो पे टिक करने का है। यस पे टिक किया तो सब इंफॉर्मेशन मांग लेगा, नो पे टिक किया तो ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ हो गया। तो आप दोनों बाजू ब्लॉक कर दिया आपको भी। अगर आपने यस लिखा तो इंश्योरेंस कंपनी को पता ही चल गया कि इधर से इंश्योरेंस लिया है आपने। तो जब आप क्लेम मांगने को जाओगे तो हम उसके साथ कांटेक्ट कर लेंगे तभी। और अगर आपने नो किया है दैट मीन्स इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो भी नहीं मिलेगा क्लेम। अच्छा, हर इंश्योरेंस कंपनी जितनी होती है ना, उनका एक सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, आपने नो लिखा है और आपने क्लेम मांग दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? वो सर्वर पे आएगा। ये इंश्योरेंस कंपनी को तो क्लेम गया, इसको भी आपने बताया नहीं था, मैं भी क्लेम डाला, इसने भी क्लेम डाला, एक ही नाम के ऊपर क्लेम दिख रहा है और रेड फ्लैग आ जाएगा उधर। सिक्स्थ वन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अभी अक्षित भाई साहब ने अपने गोडाउन में जो गुड्स था 10 लाख का, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला 10 लाख रुपए का। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बोलता है अगर ऐसा कुछ आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो पूरी कोशिश करो पहले तो कि ऐसा कोई इवेंट हो ही नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है। मतलब सर समझा नहीं, अरे नालायक, उधर तूने जो लगाया है तेरा पटाखे का फैक्ट्री है, पटाखे की फैक्ट्री में बैठ के तू बीड़ी नहीं पी सकता, नो स्मोकिंग जोन है वो। वहां पे बोर्ड लगना चाहिए नो स्मोकिंग, सीसीटीवी कैमरास वहां पे लगने चाहिए, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो चलेगा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इसको? ये फायर एक्सटिंग्विशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मैं आग लगने से बचा नहीं सकता, लेकिन अगर आग लग गया तो उससे जो नुकसान हो रहा है उसको कम करूं कि नहीं करूं? अपना अक्षित भाई साहब अलग है। अक्षित भाई साहब एक तो उधर बैठ के बीड़ी पीता है, बीड़ी कैसे आधा जला हुआ फेंक भी देता है, आग लग भी जाता है। अभी प्रियल ख्वाहिश भाई सब लोग ऐसे खड़ा भागो भागो भाई, वो वैसा बकेट ऐसा पानी का बाल्टी उठा के ऐसा अपन उठा के ऐसा अपन ऐसा आग बुझाने का कोशिश कर रहा है। अक्षित बोलते हैं वैभव बेसी जा। वैभव बोला क्यों है, अपना इंश्योरेंस है जल्दी दे। वैभव बोलेगा ठीक है आधा बीड़ी मेरे को भी दे। ऐसा नहीं चलता है। आग लग गया तो आपको सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फोन करने का है, फायर ब्रिगेड आए तब तक उसको किसी तरह से बुझाने का कोशिश करने का है। भले आपके पास फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी है, हैव यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द लॉस, एंड इफ द एविडेंस कम्स कि आपने वो जेन्युइन एफर्ट्स नहीं डाले थे, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। समझे? And this seventh one, principle of causa proxima.
व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा? प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब है, यस, हाँ हाँ करो करो भाई, एसी चालू कर दो भाई बहु। समटाइम्स इट मे हैपन कि जो इंसिडेंट हुआ है ना उसके लिए एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं। मैं एग्जांपल देके बोलता हूं। मैंने फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है, मैंने फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया, गोडाउन में गुड्स है 10 लाख का, उसका फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है। लेकिन गोडाउन में 2 चोर घुस गए, चोरी कर रहे थे, पीछे अपना टेम्पो खड़ा किया है, एक एक ऐसा गोनी उठा उठा के टेम्पो में डाल रहे हैं, 1 लाख का तो सामान टेम्पो में भर भी दिया। लेकिन वही भगदड़ में उनका पैर, कहीं पे वो लालटेन रखा था उसके ऊपर पैर गिर गया, लालटेन गिर गया, उसमें से सब वो केरोसिन वगैरह बाहर आ गया, आग लग गया, जोर का आग लग गया, 9 लाख का सामान जल गया। यू अंडरस्टैंड दिस? 1 लाख का वो लोग बोला भागो, 1 लाख का तो 1 लाख का माल लेके वो लोग भाग गए। अब यू टेल मी, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख का, आपको टोटल नुकसान कितना हुआ? 10 लाख का हुआ कि नहीं हुआ? बट इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू ओनली, फायर की वजह से तो 9 लाख का जला है तो 9 लाख मिलेगा, जो कॉज है वही लिया जाएगा उसका। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और इट इज वाइस वर्सा। मैंने चोरी का इंश्योरेंस लिया था, थेफ्ट इंश्योरेंस लिया था, तो चोरी कितने का हुआ भाई साहब? फायर में कितना जल गया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझे कि समझे? हाँ या हाँ? दैट इज कॉज प्रॉक्सिमा। डन? 7 प्रिंसिपल हुए। कौन से 7 हुए? चलो एक काम करो, ईश्वर 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 ये पूरा आंसर जो आपके बुक में दिया है, एज आई सेड दिस इज ऑफ 8 मार्क्स, गारंटेड क्वेश्चन है। 21 फेब को आप ये 11 बजे ये क्वेश्चन पेपर में देखने वाले हो, इतना गारंटेड क्वेश्चन है। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये पूरा आंसर, कीप अ पेन एंड पेंसिल इन योर हैंड, गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, रीड, अंडरस्टैंड, देख लो, समझ लो, एक्टिंग कर लो, कुछ नहीं समझा तो पूछ लो। चलो याद तो है, फिर भी एक बार 12th स्टैंडर्ड का बुक है ना, एक बार रीड कर लो, क्योंकि 9th का जो कंटेंट था और ये 12th का जो कंटेंट है इज बिट डिफरेंट। एक बार गो थ्रू, क्योंकि आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। अनफॉर्चुनेटली आईसीएसई में कैसा था, 1 लाइन लिखते थे, 5 मार्क के लिए 5 लाइन लिखा, मार्क्स मिल जाता था। यहाँ पे ये पूरा आंसर छापोगे तो भी 8 में से 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है। किसमें? टीचर कौन से कॉलेज में? तू पागल हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं, पागल हो गया है। 11th स्टैंडर्ड को इसमें मर्ज मत करो, वो लोग 11th स्टैंडर्ड में उनके हाथ में है, वो लोग को जो करने का करे, वो दादागिरी कर सकता है कि 8 लिखेगा तो ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। बोर्ड में ऐसा नहीं है, बोर्ड में यू नीड टू राइट ओनली 4 पॉइंट्स और 4 मार्क्स। बट ऑफ कोर्स व्हेन आई से 4 पॉइंट, आप लोग गलती कहाँ पे करते हो? 4 पॉइंट मतलब आप लोग 4 वर्ड लिख के आते हो कई बार, या एक खाली 4 सेंटेंस लिख के आते हो, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा।
It's about you need to elaborate those 4 points to an extent to get that 4 marks. The quantity is not important. Quality of that quantity is important. बकवास है. मैंने बोर्ड के पेपर करेक्ट किए हैं, बोर्ड की गाइडलाइंस हमको पता है, ऐसा कुछ नहीं. डोंट वरी. जहां पे कम लिखने का ना, वहां पे उसको मेरे पे भरोसा है. नालायक 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 नालायक. ओसी में भी 97 से 99 के बीच में आएगा इधर सबको. 99 इज द हाईएस्ट. आउट ऑफ 100 99 आता है. बहुत रेयरली आता है. हाँ, रेयर आ सकता है. 100 on 100. तो वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा ना. ओनर प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन है ना. व्हेन आई पेड यू योर फुल लॉस, तो बाकी का डैमेज किसके पास आएगा? देखो इंडिया में ना बहुत खोपड़ी लोग हैं, समझ इस बात को. इंडिया में ना इसमें से कैसा धंधा करने का ना सबको आता है. वी आर टिपिकल इंडियंस. सर मैंने गाड़ी चोरी हो गया, पुलिस में एफआईआर भी लिखाया, इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट किया क्योंकि थेफ्ट इंश्योरेंस है अपना. गाड़ी चोरी हो गया, मोटरसाइकिल लिया था मस्त वाला 90,000 रुपए का, चोरी हो गया, पुलिस में एफआईआर लिखा दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, नहीं मिला. इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 90,000 का चेक दे दिया, तो उससे मैं नया बाइक ले लेगा. वो जो बाइक है वो गांव में मेरा भाई चला रहा है. गाड़ी चोरी हुआ ही नहीं था, गाड़ी गांव में भेज दिया. भाई रोड भाई खुद आके लेके गया, मतलब मैं गांव में इधर से गांव तक चला के लेके जाएगा ड्राइविंग करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा 90,000 बच गया ना, तो भले 2 दिन लगेगा मेरे को गांव पहुंचने को, लेकिन अपन बाइक पे जाएगा. लोग जाते हैं ना लंबा लंबा ड्राइव भी लेके जाते हैं बाइक पे. ऐसे करने वाले लोग हैं इंडिया में. लेकिन अगर जिस दिन पकड़ा गया तो वो जो बाइक है 90,000 तो मिल गया, तो वो बाइक किसका हो गया? प्लस तुम्हारे पे लीगल चार्जेस अलग से लग जाएंगे, फ्रॉड के वगैरह के, वो अलग से. तू जेल में जाएगा वो अलग से. इंश्योरेंस कंपनी ने अपना नुकसान कवर कर लिया. ऐसा इंश्योरेंस कंपनी छोड़ेगा नहीं मेरे को मेरा बाइक मिल गया, हाँ तू देख अभी. ऐसा नहीं है. तू नालायक मेरे साथ फ्रॉड किया, लीगल क्राइम है, तो पुलिस केस तो अलग से होगा. ऐसे कितने सारे केसेस हैं इंडिया में, तो भर भर के केसेस हैं ऐसे. अभी तो 10th स्टैंडर्ड में था, तेरे कुछ दोस्त रहे होंगे जिन्होंने साइंस लिया होगा. हाँ या हाँ, वो साइंस में से गलती में से कोई एक डॉक्टर भी बन जाएगा, पॉसिबल है. हाँ हो जाएगा. अब वो डॉक्टर बन गया, लेकिन अपना तो दोस्ती है कि नहीं? अपन कॉमर्स वाला है, वो साइंस वाला है, दोस्ती है. तो डॉक्टर बन गया लेकिन दोस्ती है. अपन 5, 7, 10 साल के बाद मिलेगा, अपन एक दूसरे को गले मिलेगा, अरे क्या अपन तो स्कूल में क्या मस्ती किया, ये क्या वो क्या, इधर उधर का बात करेगा, अरे किधर है मिलता नहीं है, अरे चल अपन घूमने को जाते हैं, पिकनिक जाते हैं वगैरह वगैरह, सब बात करेगा. फिर वो तेरे को पूछेगा चल अपन जाते हैं घूमने के लिए, 3 दिन 4 दिन अपन ऐसा घूम के आते हैं. तो तू क्या बोलेगा? यार धंधे में मजा नहीं है, पैसा नहीं अपने पास ज्यादा. दोस्त है ना, अपन ऐसा खुल के बोल देता है पैसा नहीं है. तो डॉक्टर क्या बोलेगा? चरिया मेडिकल पॉलिसी है कि नहीं है? मेडिकल पॉलिसी है. तो बोलेगा हाँ मेडिकल पॉलिसी है. हाँ तो मेरा हॉस्पिटल है, मेरे को खाली पेपर वर्क करने का है कि तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया है, तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया, सब रिपोर्ट सब अपन बना लेगा. और डॉक्टर बना रहा तो एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट बनाएगा. तू और मैं अच्छा नहीं बना सकता, डॉक्टर तो बरोबर बनाएगा. वो हम लोग ने इधर पॉलिसी क्लेम में डाल दिया 3 लाख का हॉस्पिटल का बिल. 3 लाख का बिल आया, इंश्योरेंस कंपनी सब इन्वेस्टिगेट करके इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख रुपया किसको देगा? हॉस्पिटल को डायरेक्ट पेमेंट करेगा. हॉस्पिटल को डायरेक्ट पेमेंट आया, हाँ अपन दोनों दुबई, मजा नहीं लाइफ.
दुबई जाके 2 लाख का खर्चा किया, फिर भी 1 लाख बचा, 50,000 तेरा, 50,000 मेरा। हाँ, मजा नहीं लाइफ। ये होता है इंडिया में, ऐसा सब है। और वो छोड़ो, एकदम छोटे से छोटा, वो गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला है, गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जितना रिपेयरिंग का खर्चा होगा इंश्योरेंस कंपनी देगा। अभी साला वो सिग्नल पे खड़ा है, साइड में से ऐसा कोई ऐसा दूसरा गाड़ी निकल गया, थोड़ा डेंट आ गया, मैं गया गैरेज वाले के पास, गैरेज वाले को बोला देखिए क्या हो गया, गैरेज वाला ठीक है मैं करके देता हूँ, एक सर 2700 रुपये का खर्चा आएगा। बोला पागल है क्या, 2700 का 1 जीरो ज्यादा लगा, 27,000 का बिल दे। बोला सर 27,000, तो डालना, चिंता क्या को करता है, तेरा बिल 27 का होने वाला ना, मैं 4700 देगा तेरे को, तो चिंता मत कर। तो उसको तो मजा ना, एक ऐसा मिंडी लगाने का 2000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो क्यों नहीं करेगा, एक मिंडी तो घुमाने का, उसको ऐसा घुमा दिया, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाल दिया, 27,000 का पेमेंट आ गया, उसको 5,000 दे दिया, 4,700 उसको दे दिया, बाकी अपना है, और 2700 का एक्चुअल खर्चा माइनस करूं तो भी बाकी का पैसा छापा ना। ऐसा चिंदी चिंदी कमाने वाले लोग हैं अपने यहाँ पे, हर एक चीज में कैसा फायदा लेने का ना देखते हैं लोग। So this happens. चलो अभी पढ़ लिया आप लोगों ने, एक्टिंग कर लिया, हाँ या हाँ। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनने का। ये जो येलो मार्किंग करके रखा है मैंने, ईश्वर, ये येलो मार्क किया है, ये जोर से पढ़ने का। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इंश्योरेंस, तो ऐसा ही वर्ड टू वर्ड लिखने का। क्या लिखोगे, अरे वो वर्ड टू वर्ड क्या होगा वो बोलो। याद रहेगा, से नो ऐसा बोलने का नहीं, एक बार में कभी किसी को याद रहा है, अच्छे से याद रखने के लिए 2 बार तो बोलना ही चाहिए। स्टार्ट। याद रहेगा, ऐसा सोचने का नहीं, 2 बार में किसी को याद रहता नहीं, अच्छे से याद रखने का तो कम से कम 3 बार तो लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। पढ़ो। अब याद रहेगा, ऐसा कॉन्फिडेंट बताने का नहीं। ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑलवेज अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट बनाता है 4 बार पढ़ के। पढ़ो चौथी बार। बकवास, फिर से पढ़ो। स्टार्ट। अब याद रहेगा, ऐसा बोलने का नहीं, अपने आप को क्रॉस चेक करने का। ऐसा शीट को पलट कर दो, उल्टा कर दो, आसमान की तरफ देखो, आसमान की तरफ देख के बोलो व्हाट इज इंश्योरेंस। अक्षित सुन, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती को मान लेना जरूरी होता है। मैं क्या बोल रहा हूं ईश्वर, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लेने का सर गलती हो गया, इट इज ओके। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज बाउंड टू मेक मिस्टेक। एक बार फिर से बोलेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट।
बकवास बकवास। जब तक सब लोग एक साथ एक आवाज में एक सुर में इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तब तक मैं छोड़ेगा नहीं। स्टार्ट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा था अगर आप लोगों को ये ठीक से याद रह जाएगा और मेरे को इसका भरोसा आ जाएगा तो मैं आपको जल्दी छोड़ देगा, लेकिन आप लोगों को जाना ही नहीं है तो मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ देखो, एक बार फिर से देख लो भाई। माने कई वांधो नहीं, आराम थी। तू तो मारू ट्रम्प कार्ड से बेटा, अहियां लोकोने बेसाડી राखवा माटे। इसी के लिए मैं एक्टिंग करने का टाइम दिया था कि आप लोग याद कर लो। ऐसा सबके मुंह से आना चाहिए। agrees to company नहीं चलता है। ओ काका, नहीं चलता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 1 बजे तक का टाइम लेके आया हूं। मेरे अंदर थोड़ा दया आया तो मैं सोचा जल्दी छोड़ देगा। आप लोगों को दया की भीख नहीं चाहिए, मैं समझ रहा हूं। चलो सब लोग स्टार्ट करेंगे एक साथ। यस और यस। आप पहले पेज पलटी करो, देख के नहीं बोलने का है। ईश्वर। स्टार्ट। बकवास। अच्छा, दैट अक्षित के बाजू में जो बैठा लड़का, आप एग्जैक्टली ये लड़की के पीछे छुप के क्यों बैठे हो? नहीं, आई एम रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज माइंड सेट। ही इज पर्पसली हाइडिंग हिज फेस थ्रू आउट अ लेक्चर। यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट। Either you shift or I have to ask this girl to get shifted. नहीं, कॉर्नर गो, कॉर्नर। कॉर्नर समझता है। Now only he will speak. Insurance is an agreement. नहीं, मैं तो आराम से, मैं तो सबको मौका देता हूं। मेरे को कोई जल्दी नहीं है। मेरा तो घर परिवार थोड़ी है। मेरा तो, मैं तो अनाथ आदमी है। मेरे को तो कुछ है ही नहीं। मैं तो इधर ही पड़ा रहता हूँ, बेंच पे सो जाता हूँ रात को, सवेरे इधर ही बाथरूम में नहा लेता हूँ। ये रोज धोने को आता ना। तेरे को तो ही पता रहेगा ना भाई, बाल्टी है कि ये नहीं है, टम्बलर है कि नहीं है, तेरे को ही पता रहेगा। शावर है कि नहीं, वो सब तेरे को ही पता रहेगा। पार्ट टाइम जॉब चालू है तेरा? मतलब मान तो लिया कि मैं आता हूं धोने के लिए। हे भगवान। पढ़ेंगे
बोलेंगे सब लोग एक साथ, एक आवाज में, एक सुर में, इंग्लिश में। स्टार्ट। देखो वैभव जैसे लोग है ना, वो जानबूझ के लिंक तोड़ेंगे। ये मैं बोलता हूं, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। आपको सबको लगता है कि वैभव हमारा दोस्त है, वो जानबूझ के ऐसी कोई छेड़खानी करेगा कि मैं आपसे और 3 बार बुलवाऊं, वापस 2 बार सही बोल के तीसरी बार वापस वो सुर छोड़ेगा, सबके साथ कोरस में नहीं बोलेगा, अलग से स्पीड कम ज्यादा करेगा, और बाद में वो बोलेगा अरे तुम लोग सही नहीं बोल रहे हो, तुम लोग सही नहीं बोल रहे हो। मैं देखो वैभव को मैं 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं, मेरे को मालूम है वो क्या कैरेक्टर है। वो अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ नहीं पाएगा, वो उसका कैरेक्टर है। मैं फिर से मौका दे रहा हूं, नहीं वैभव को भी बोलना ही है, वो उसका डिसिप्लिन है सबके साथ रह के एक सुर में बोलने का। इसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया, एक साथ एक आवाज में एक सुर में बोलेंगे। स्टार्ट। आप लोग अब तक कम से कम 20 बार बोल चुके, लेकिन अभी तक नहीं आता है। 2 लाइन आपको दिया है। ब्लडी यू पीपल आर इन 12th ग्रेड, शेम ऑन यू पीपल। जब तक नहीं बोलेंगे मैं आगे बढ़ेगा नहीं। इंडिविजुअली आपको देखना है कि आपको कैसे याद रहेगा, सो दैट आप कोरस में फिट हो सको। सीबी बैच में यही चीज 7 या 8 बार में हो गया था, आपका 20 बार के आसपास हो गया, आपको अभी तक नहीं जम रहा। हो जाए पढ़ के तो हाथ ऊपर करते रहना, जिसका हो गया ऐसे हाथ ऊपर रख के बैठे। हाँ सर, गुड 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 गुड। तो हाथ रखने का है ऐसा, इसमें इतना ऐसा ऐसा हाथ रख के बैठेगा तो नहीं समझता बेटा, साईं बाबा थोड़ी अपन। श्योर, सबका हाथ ऊपर है। ओके, स्टार्ट। देख देख के तो सब लोग बोल सकते हैं, आप देख रहे थे ना अभी। स्टार्ट। कितने प्रिंसिपल्स हैं? कौन से कौन से? याद रहेगा? एक बार में किसी को याद रहा है? प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल, फिर से स्टार्ट। नंबर 1,
याद रहेगा, ऐसा बोलने का नहीं, बरोबर से तीसरी बार बोलने का। अब याद रहेगा, अभी बिना देखे बोलो। अभी याद रहेगा, अभी व्हाट इज इंश्योरेंस एंड गिव 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। स्टार्ट। बकवास बकवास। स्टार्ट अगेन। प्रिंसिपल्स। अभी पूरा एक साथ। कंटिन्यू करने का, फिर से स्टार्ट करो। पूरा डेफिनेशन के साथ 7 प्रिंसिपल बोलने का है। उसके लिए क्या मेरा तुम इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा? स्टार्ट। एक लास्ट जेन्युइन ट्राई, आखिरी वाला, बेस्ट वाला करो जिसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन हो। आखिरी ट्राई, डेफिनेशन और उसके बाद 7 प्रिंसिपल। घाई मत करो, आराम से एक साथ, एक आवाज में, एक सुर में बोलना है। अगर अब की बार गड़बड़ हुआ, मैं एक एक जन को इंडिविजुअली खड़ा करके पूछेगा, फिर तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए बोल रहा हूँ, आपका सबका टाइम बचाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इस बार जो भी बोलो, सी टू इट कि कोई गलती ना हो। शीट बैग में रख दो, अभी आपको हाथ में रखने का ज़रूरत नहीं है। डेस्क पे मेरे को चाहिए नहीं। तेरे को वो समझता है हिंदी? क्या बोला मैंने? डेस्क पे रखना नहीं। बंद तो कर दिया ना सर। स्टूपिड जैसा बात करते रहे तुम लोग। देखो आखिरी मौका है, नहीं तो इधर से 15 मिनट तो पक्का पकड़ के चलो। 15 स्टूडेंट है, सबको 1-1 मिनट लगेगा। वो भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1-1 मिनट में हो जाएगा। वन, टू, थ्री, स्टार्ट।
मैं जनरली बोलता हूँ आई एम इम्प्रेस्ड, बट टुडे आई एम नॉट. ओके, बट मेरे को आप लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं लेके जाना है, तो आई एम लिविंग दिस क्लास टुडे. ओके, थैंक यू. एक सेकेंड और, ये अभी जो हम लोग बोले हैं, देयर इज दिस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड उसका डेफिनेशन जिस सीक्वेंस में हम लोग बोल रहे हैं. मेरे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कुछ नहीं चाहिए. पूरे साल का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है टिल अवर बोर्ड एग्जाम. वेन एवर यू विल मीट मी इन द क्लास, डू नॉट ग्रीट मी बट स्टार्ट स्पीकिंग what is insurance and principle of insurance, except you meet me on road. except you meet me on road. रोड पे बोलने का जरूरत नहीं है. इधर किधर भी मेरे को बाहर भी दिख गया ना कोई, तो गए काम से. बाय.